Hello everyone, welcome to Indie Diaries. Today we are going to discuss the Hindu newspaper of 14 दिसंबर 2023. तो चलिए देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट आर्टिकल है दोज वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे ये जो कल लोकसभा में दो जो अननोन पीपल है जो विजिटर पास लेकर के सडनली वो लोग लोकसभा में घुस गए थे. तो फिर उनसे रिलेटेड एक आर्टिकल है वो देखते हैं. तो ये आर्टिकल देखते हैं. स्मोक कैनिस्टर स्ट्राइक बाय 2 विजिटर्स सेट ऑफ चाओज इन लोकसभा. तो ये इसमें क्या है कि ये जो मेजर सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है और वो भी कब, जब 22nd एनिवर्सरी था जो अटैक हुआ था पार्लियामेंट में 2001 में. तो उसका 22nd एनिवर्सरी था तब ये हुआ है जब 2 men jumped into the लोकसभा चैम्बर फ्रॉम विजिटर गैलरी ऑन वेंसडे आफ्टरनून. और ये जो है और वो लोग वो कैरी किया था उन्होंने कैनिस्टर इमिटिंग येलो स्मोक. तो उससे तो किसी को नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन येलो स्मोक निकला था जिससे वो अनविजिबल हो गए थे और इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे. फिर हुआ कि ये जो पार्लियामेंटेरियंस है जो एप्रीहेंडेड 2 इंट्रूडर्स बीटिंग देम अप बिफोर हैंडिंग देम ओवर द सिक्योरिटी स्टाफ. तो पहले तो उनको पीटा गया, देन आफ्टर सिक्योरिटी स्टाफ को हैंड ओवर कर दिया गया. और फिर उसके बाद ये जो दिल्ली पुलिस है उसका कहना है कि ये जो 6 पीपल है जो और इन्वॉल्व है इस इंसिडेंस में, तो वो पाए गए हैं कि उसमें जो 5 थे वो तो पकड़े गए हैं लेकिन जो 2 हैं वो जिन्होंने ये कैनिस्टर और वो स्लोगन भी ये चिल्ला कर बोल रहे थे कि एंड गुरुग्राम रेसिडेंट के हैं वो लोग. और दे ऑल हैव हैड स्टेड ऑन ट्यूसडे नाइट. और उन्होंने ट्यूसडे नाइट को ही साथ में रह के ये प्लानिंग प्लॉटिंग की थी. और फिर उसके बाद ये जब इन्वेस्टिगेशन किया गया तो अभी पता लगा है कि कुछ लोग थे और उनसे ये पता लगा है कि वो उनका कोई बैकग्राउंड वैसे पॉलिटिकल नहीं है या फिर टेरर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन अभी उनमें फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल ही रहा है तो प्रॉपर अभी पता नहीं लग पाया है. लेकिन ये जो अपोजिशन है वो क्वेश्चन कर रही है कि ये इतना ज्यादा सिक्योरिटी ब्रीच हुआ कैसे, क्योंकि ये जो सिक्योरिटी लैब्स है और वो एलेज कर रही है इस और क्लेम कर रही है कि इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए ये 2 विजिटर्स ये मेन जो लोकसभा का बैठक होता है वहां तक कैसे चला आया. और यही जो अपोजिशन है वो उनका कहना है कि जब इतना सिक्योरिटी टाइट होता है, इतनी सिक्योरिटी होती है, तो ये सारा कुछ जब इतना हाई लेवल का मीटिंग चल रहा है या सारे जो लोग हैं वहां इतने अंदर तक आ जाना ये पॉसिबल तो नहीं है. यहाँ तक कि अगर विजिटर्स भी हैं तो उनके लिए भी प्रोटोकॉल होता है कि वो कहाँ तक जा सकते हैं कहाँ तक नहीं जा सकते हैं. तो फिर वो लोकसभा के अंदर कैसे आ गया, तो ये अपोजिशन क्लेम कर रहे हैं. और फिर जब ये इंसिडेंस हुआ तो उस समय पे ना ही वहां पे सिक्योरिटी स्टाफ थे और ना ही जो मेडिकल टीम होती है वो भी उस समय प्रेजेंट नहीं थी. आप देखते हैं और ये कहते हैं क्या कि ये जो न्यू बिल्डिंग है तो अभी क्या है कि जितने भी विजिटर्स हैं उनके लिए ओपन था. तो ये जैसे ही ये सिक्योरिटी ब्रीच हुआ तो जो हमारे स्पीकर है ओम बिरला जी ने उन्होंने तुरंत के तुरंत ये जो विजिटर्स का वो परमिशन है ना बैन कर दिया और उसको सस्पेंड कर दिया कि, और उन्होंने ये बोला कि और ये जो सस्पेंडेड द एंट्री ऑफ विजिटर्स इनटू पार्लियामेंट एज एन इमीडिएट स्टेप. और सबसे पहला उन्होंने काम यही किया कि विजिटर्स को सस्पेंड करके. और फिर ये बोला जा रहा है कि 2 लोग जो हैं वो जो जंप किए थे लोकसभा के अंदर तो वो आइडेंटिफाइड किए गए हैं कि वो लखनऊ का है और 28 ईयर्स ओल्ड का है, और जो दूसरा है वो मैसूर का रहने वाला है और उसका नाम जो है डी मनोरंजन है. और उन्हीं दोनों और वो लोग जो एंटर किए थे वो विजिटर्स पास के थ्रू एंटर किए थे, उन्होंने विजिटर्स पास लिया था. अब चलिए देखते हैं इसी का आगे कंटिन्यूएशन आर्टिकल. तो ये है स्मोक कैनिस्टर स्ट्राइक बाई 2 विजिटर्स सेट ऑफ चाओज. तो ये चाओज जो है वहां पे ये जो स्मोक कैनिस्टर है तो उससे क्या हुआ कि ये जो वहां से स्मोक तो निकला लेकिन किसी को दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसमें कुछ बारूद वगैरह नहीं था. लेकिन उससे क्या होगा उससे क्या हुआ कि वहां पे बहुत हड़कंप और थ्रेड सा मच गया था कि ये क्या हुआ. और वो जो बंदा था जो 2 लोग घुसे थे वो इधर उधर फिर भागने लगे तो इससे और ज्यादा क्योस मच गया था वहां पे.
और द passes were endorsed by प्रताप सिन्हा और द बीजेपी एमपी फ्रॉम मैसूर। और ये भी कंडेम किया जा रहा है कि ये जो प्रताप सिन्हा है, उन्होंने ही ये जो विजिटर्स को पास दिया था, जितने लोग उनको पास देने का काम वही कर रहे हैं। तो ये जब इस तरह की वारदात हो गई, तो ये जो प्रताप सिन्हा है, उन पे है ना क्लेम लग रहा है कि इन्होंने ही मैसूर के लोगों को ये वो पास दिया था विजिटर का, तो उसी में से ये पकड़े गए हैं, तो उन पे ब्लेम लग रहा है। अब ये जो दो पकड़े गए हैं, टू कॉट आउटसाइड पार्लियामेंट वेयर आइडेंटिफाइड एज लातूर रेसिडेंट, और उनका जो है अमोल शिंदे 25 ईयर्स एंड हिसार रेसिडेंट नीलम देवी जो 42 ईयर्स की है, who claimed that she was a student unaffiliated with any political party। और वो ऐसा क्लेम कर रही है कि वो एक स्टूडेंट है और वो किसी भी पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। और जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं क्या कि, और एक आर्टिकल अभी हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे जिसमें इन लोगों का क्या व्यू है और उन्होंने ऐसा क्यों किया वो देखेंगे। तो इसमें जो है जो नीलम देवी है वो वहां पे वो शाउट कर रही थी और एक स्लोगन बार बार चिल्ला रही थी कि तानाशाही नहीं चलेगी और डिक्टेटरशिप विल नॉट बी टॉलरेटेड। और ये भी बोल रही थी कि भारत माता की जय, जय भीम जय भारत। और ये हुआ, ये जो विकी था, जो विशाल शर्मा है, वो गुरुग्राम का रहने वाला है और ये जो है और वहाँ हिसार से बिलोंग करता है। और उसने भी ये डिटेंड किया पुलिस, और ये और जो पकड़ा गया है तो उसके बारे में ये सारी बातें पुलिस ऑफिसर ने बताई है। और उसके अलावा जो है जब ये वारदात हुआ तो उस समय पे ना ही वहां पे वो तो ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी थे और ना ही अमित शाह जी थे और ना ही जो फॉर्मर और जो करंट कांग्रेस चीफ है सोनिया गांधी, वो भी नहीं थी। लेकिन ये जो 7 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं और स्टाफ मेंबर, क्योंकि सारे लोग जो है वहां अभी जो 22nd एनिवर्सरी चल रहा है, जो वो तो जितने भी जो स्टाफ मेंबर और सिक्योरिटी गार्ड जो उस समय जो डेथ कर गए थे पार्लियामेंट को बचाने के चक्कर में, तो वो लोग उनको श्रद्धांजलि देने में बिजी थे। जो 7 पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी ऑफिशियल थे और स्टाफ मेंबर थे, और दोज हु वेर किल्ड इन 2001 अटैक ऑन पार्लियामेंट। और वहां पे जब ये हुआ तो मिस्टर मोदी भी नहीं थे और मिस्टर शाह भी प्रेजेंट नहीं थे, और जब ये ब्रीच जब हुआ तब, और ये बोला जा रहा है कि और our brave heart of who sacrificed their life during the parliament attack, or all the MPs fearlessly nabbed the 2 people, but I want to know where the security officials were when all this happened। और वो कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो जो ब्रेव हैं जिन्होंने पार्लियामेंट की रक्षा करते करते अपनी जान दे दी, तो उनको हम लोग उनके ब्रेवरी की बातें कर रहे हैं, लेकिन जब ये जो श्रद्धांजलि दी जा रही थी और उसी वक्त ये जो 2 विजिटर्स हैं जिन्होंने लोकसभा में घुस गए, तो फिर उस समय ये जो सिक्योरिटी ऑफिशियल कहाँ था, कि क्योंकि ये भी एक चिंताजनक वाली बात है। और फिर उन्होंने बोला क्या कि इसके वजह से एक जो है कंसर्न रेज हो गया है, और स्पीकर ने है ना, ही वुड मीट पार्टीज आफ्टर प्रोसीडिंग ऑफ द डे टू सीक देयर सजेशन। और उन्होंने उसी शाम में मीटिंग भी रखवाई थी और वो लोग और इसी के रिगार्डिंग उन्होंने बातचीत भी की थी। तो ये हो गया आर्टिकल। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। तो ये इसी से रिलेटेड आर्टिकल है, तो इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। स्पीकर कॉल्स फॉर सिक्योरिटी रिव्यू ऑफ न्यू पार्लियामेंट। तो और उसी वक्त जो हमने अभी डिस्कस किया कि जैसे ये वारदात हुआ वैसे ही ओम बिरला जी ने ये सारे जो विजिटर हैं उनके विजिट के लिए सस्पेंड कर दिया। तो फिर ये जब मीटिंग हुई, जो अभी डिस्कस किया हमने कि जो उसी शाम में मीटिंग हुई थी, तो उससे क्या क्या निकल के आया वो देखते हैं। तो आवर्स आफ्टर द सिक्योरिटी ब्रीच इन लोकसभा, और ये जो वेंसडे को हुआ था, फिर ये जो ओम बिरला जी ने एक कंप्लीट सिक्योरिटी रिव्यू रखा, और ये जो न्यू पार्लियामेंट का बिल्डिंग बना है, तो उसमें क्या होगा, अब ये हाई लेवल का इंक्वायरी किया जाएगा इस इंसिडेंट का। और ये जो बिरला जी ने और सारे लोगों से मिलके एक वो जो है ऑल पॉलिटिकल पार्टीज इन हिज चैम्बर आफ्टर 2 पर्सन जम्प्ड इन द लोकसभा चैम्बर, तो उसके बाद ही उन्होंने मीटिंग भी रखाई थी। और जो ये लोग तो एक तो घुसे ही, ऊपर से इन्होंने 2 जो है ना स्मोक कैनिस्टर भी वहां पे ये वो स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से क्योस मच गया था और पूरा येलो येलो सा पूरा धुंध जमा हो गया था। और जो वहां के सेक्रेटरी जनरल है ऑफ द हाउस हैड रिटन द होम मिनिस्टर
मिनिस्ट्री सीक टू कंप्लीट सिक्योरिटी रिव्यू। और ये भी बोला गया कि वहां पे ये जो इंसिडेंट हुआ है उससे रिगार्डिंग और ऐसे भी कि पूरा सिक्योरिटी रिव्यू होना चाहिए कि किसके ये लूप होल की वजह से या किसकी गलती थी जिसके कारण एक तो वो लोग एंटर कर गए, और दूसरा कि ये जो ये वारदात हुआ है उसके रिगार्डिंग पूरा चेकिंग होना चाहिए और इंक्वायरी भी बैठाना चाहिए। और ये जो इंक्वायरी कमिटी है अंडर सीआरपीएफ डायरेक्टर जनरल अनीश दयाल सिंह टू प्रोब द ब्रिज, और वो ये सारी चीजों पे इंक्वायरी करेंगे। और ये जो तृणमूल की क्या डिमांड है, जो वहां की जो एमपी है तृणमूल कांग्रेस की, ये जो महुआ मोइत्रा, तो उनका कहना है कि ये जो बीजेपी मेंबर है प्रताप सिम्हा और फैसिलिटेटिंग द एंट्री ऑफ द विजिटर्स, और ये जो महुआ मित्रा एलिगेशन लगा रही है प्रताप सिम्हा पे कि वही सारे जो विजिटर्स हैं उनका एंट्री करवाते हैं। तो हु जम्प्ड इनटू द लोकसभा चैम्बर, द टू मेन हैड एंटर्ड पार्लियामेंट ऑन ए विजिटर्स पास विथ मिस्टर सिम्हास रिकमेंडेशन। और वो ये भी एलिगेशन लगा रही हैं कि ये ही जो है विजिटर्स को अलाउ करने का काम करते हैं और वही परमिशन देते हैं। तो जब ये ऐसा हुआ है तो जरूर इन्हीं का ही कुछ इसमें हाथ होगा, जब जाके वो लोग इस तरह से इतना अंदर घुस पाए हैं। और वो पूरा क्लेम करती हैं कि इसके जो रिस्पॉन्सिबल है ये प्रताप सिम्हा ही है। और इसीलिए उसी वक्त जो है ये ओम बिरला जी ने विजिटर्स को सस्पेंड कर दिया कि अब कोई विजिट नहीं करेगा। और ये जो ऑफिस ऑफ द लीडर ऑफ अपोजिशन जो है राज्यसभा में, जो मल्लिकार्जुन खड़गे, और सेवरल ऑप्शन आर ऑन द टेबल इंक्लूडिंग पिटिशनिंग जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। मतलब जब ये मीटिंग हुई शाम में तो सारे लोगों ने अपना ओपिनियन रखा और सभी लोगों ने एक पिटिशन फाइल किया और अपना अपना जो है व्यू बताया और ऑप्शन दिया। और उसमें जो है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू उनका भी ये पिटीशन फाइल हुआ है। और आगे देखते हैं, ये जो मिस्टर बिरला ने ऑल पार्टी मीटिंग रखाया था तो उसमें सेवरल अपोजिशन जो लीडर्स हैं वो कंसर्न जता रहे हैं कि कैसे ये जो सिक्योरिटी जो नया से जो पार्लियामेंट बना है उसमें कैसे सिक्योरिटी का थ्रेट हो सकता है, जबकि यहाँ पे इतना हाई सिक्योरिटी रखा गया है। और ये भी कि जो विजिटर्स आ रहे हैं उस पे भी क्वेश्चन लगाए जा रहे हैं कि हु हैड कम एज विजिटर्स, और ये भी जो याचिका लगाई जा रही है और उसमें और इन्वेस्टिगेशन और बढ़ा दिया जाएगा कि जो भी विजिट करने आ रहा है उस पे भी वो बारीकी से देखा जाएगा कि विजिटर्स के तौर पर आ कौन रहा है, कहीं कोई थ्रेट वाला तो नहीं आ रहा है, या फिर कोई सिंपली विजिट करने आ रहा है, या फिर कोई टेरर ग्रुप है जो विजिटर्स पास लेकर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजों पे भी वो बहुत ज्यादा जांच की जाएगी। और उन्होंने ये भी बोला कि जितने भी ये जो एमपीज एंड द वैकेंसीज इन द पार्लियामेंट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ये भी देखेगी कि ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे जो वहां पे प्रेजेंट नहीं थे और उनकी वैकेंसीज की वजह से जो खालीपन था वहां पे, तो ये इस टाइप का वारदात हो गया है, तो उस पर भी जांच किया जाएगा। और जो वहां के रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एमपी हैं एनके प्रेमा चंद्रन, उन्होंने ये बोला कि ये जो सिक्योरिटी लैप्स हुआ है और ये जो लाइट ऑफ थ्रेट इज इशूड द यूएस बेस्ड सिख सेपरेटिस्ट, और ये जो गुरपतवंत सिंह पन्नू हु हैज बीन डेजिग्नेटेड एज ए टेररिस्ट बाय इंडिया। तो उनका ये जो है वो कहते हैं क्या कि ये जो अभी जो यूएस बेस्ड जो सिख सेपरेटिस्ट ये जो गुरुवंत सिंह पन्नू है जिनको टेररिस्ट करार कर दिया गया है इंडिया के तरफ से, तो कहीं उनकी साजिश तो नहीं है, कहीं उन्होंने तो ये नहीं करवाया है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो अटैक हुआ है पार्लियामेंट पे ऑन December 13, तो दैट इज व्हाई एवरीवन वांट टू नो व्हाई दिस लैप हैपेंड, कि ये इसी दिन क्यों हुआ जब ये 22nd एनिवर्सरी है, जब 2001 में इसी दिन पे जब वहां पे अटैक हुआ था, तो आज भी इसी दिन अटैक क्यों हुआ, ये इसका भी जानना बहुत जरूरी है। कि कहीं और बाकी सारे लोगों का ऐसा है कि कहीं कोई ये अलार्मिंग सिचुएशन तो नहीं है कि इन फ्यूचर में भी इस टाइप का मेजर ऐसा कुछ होने वाला है और अभी ये जो इन्होंने ट्रायल दिया हो या फिर इस टाइप की वारदात और उस मीटिंग से निकल के आई है। तो ये हमने आर्टिकल डिस्कस कर लिया, अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे।
अब देखते हैं ये आर्टिकल जो उसी से रिलेटेड है। डुओ कॉट आउटसाइड हाउस वेयर अपसेट ओवर नो जॉब प्राइसेस। तो जो लोग भी पकड़े गए हैं, जब उनका बयान लिया गया कि ऐसा क्यों किया उन लोगों ने, तो जो 6 पीपल पकड़े गए हैं उसमें से 2 तो अंदर गए थे और जो बाकी के लोग थे वो बाहर वेट कर रहे थे। और ये लोग जो है ये 3 साल से कनेक्टेड थे एक दूसरे के। और जो ट्यूसडे का नाइट था तो वो लोग आपस में ही उसके किसी एक जो है और उसके घर पे रहे थे और वहीं पे इन लोगों ने प्लानिंग प्लॉटिंग की थी। और उनके पास से ना कोई आईडी प्रूफ मिला है और ना ही कोई उनका जो है कोई फोन नंबर और ये फोन वगैरह भी नहीं मिला है। तो और ये भी पता लगाया जा रहा है कि उनका बैकग्राउंड क्या है और उनका किसी टेररिस्ट ग्रुप से लिंक तो नहीं है या फिर किसी पॉलिटिशियन से लिंक तो नहीं है जो इन्होंने ऐसा किया है। और जब ये सारे लोगों से पूछा गया और इनसे क्रॉस क्वेश्चन या इंटेरोगेशन किया गया तो इन्होंने बोला कि हमारा ऐसा करने का मकसद है क्योंकि हम लोग वो अनएम्प्लॉयड हैं और हमारा बस यही है कि हमारे पास जॉब नहीं है और प्राइसेस बहुत राइज हो रही हैं, इन्फ्लेशन की वजह से हमने ऐसा कुछ किया है। और एक जो नीलम देवी है इनमें से, वो कहती है क्या कि मैंने पहले भी अनएम्प्लॉयमेंट, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट का जितना भी जो प्रोटेस्ट हुआ है उसमें मैंने किया है और ये जो फार्मर्स के बिल के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट हुआ था मैंने उसमें भी बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया था। तो इसीलिए मुझे फिर से अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ ये जंग लड़नी थी, इसीलिए मैंने ऐसा किया है। और जब इनके फैमिली मेंबर से ये सारा कुछ पूछा गया कि जितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं तो उन लोगों ने बताया कि हम लोग बिल्कुल ही अनअवेयर थे, हमें कुछ भी पता नहीं था। और इसमें से तो एक लड़का जो एनडीए और आर्मी की तैयारी कर रहा है और जो पुलिस ऑफिसर बनना चाहता है तो उससे भी पूछा गया तो उसने बोला कि ये सारा कुछ मैंने, जो हमारे पास जॉब नहीं है इस वजह से हमने ऐसा किया। और जब उसके फैमिली वालों से पूछा गया तो उसने कहा कि हमें इस बारे में नहीं पता है, ये हमसे ये बोल करके गया है कि आर्मी का वहां पे कुछ वहां पे मेरे से ट्रेनिंग के रिगार्डिंग और वहां पे मेरी ट्रेनिंग होने वाली है इसीलिए मैं वहां पे जा रहा हूँ। तो यही सब कुछ था इनके रिगार्डिंग जो इनका व्यू है। जो ये 2 लोग जो अंदर चले गए थे और कैनिस्टर लेकर के, तो उनका व्यू यही है कि उनके पास जॉब नहीं है और प्राइसेस राइज हो रही है और वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट है और अनएम्प्लॉय है, तो इसीलिए उनका इन्होंने ये स्टेप उठाया है। तो चलिए चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो इसमें है कि इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ इमीडिएट सीज फायर इन गाजा बाय इजराइल। तो सारे लोगों की मीटिंग हुई जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, तो उसमें तो मोस्टली जो 4/5 पीपल्स है वो जो इतने भी कंट्री के मेंबर हैं, तो उन्होंने ये जो सीज फायर है हमास और इसराइल के बीच में, तो उन्होंने ये यूएनजीए का जो रेजोल्यूशन है तो उसमें इन लोगों ने वोट किया, उसमें इंडिया भी है। और ये जो है जो इंडिया ने वोट किया है और इन फेवर ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और रेजोल्यूशन के सपोर्ट में, और ये बोला है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए और ये जो प्रोटेक्शन होना चाहिए जो सिविलियंस है जो हॉस्टेज कर लिए गए हैं हमास के द्वारा, और जो इजराइल के जो जितने भी सिविलियंस हैं उनको ये जो बंदी बना के रखा गया है उनको छोड़ देना चाहिए और ये जो वॉर चल रहा है वो जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए। और इस खत्म होने के केस में और इसके सपोर्ट में इंडिया ने अपना वोट दिया है। और उसमें जितने भी हैं तो कितने मेंबर ने वहां पे वोट दिया है रेजोल्यूशन में, 153 कंट्रीज ने। और जो कि पूरा जो 4/5 मेजोरिटी जो असेंबली का है उन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ रेजोल्यूशन। और जबकि ओनली 10 कंट्रीज इंक्लूडिंग यूएसए एंड इजराइल जो वोट किए हैं अगेंस्ट द रेजोल्यूशन। और इन्होंने ये जो 10 कंट्री है तो फिर इन्होंने रेजोल्यूशन में वोट नहीं किया तो किसको सपोर्ट किया, इन्होंने सपोर्ट किया कि वार जारी रहेगा और ये तब तक रहेगा जब तक कि हमारे जो हॉस्टेज जो बंदी बनाए गए हैं जो इजराइल के जितने भी सिविलियंस हैं उनको छुड़ा नहीं लेते तब तक। और इसमें जो यूएस है जो इजराइल का अलाई है तो वो पूरा पूरा सपोर्ट कर रहा है। और 23 लोग जो है अबेंडेंट थे, जो 23 कंट्री के लोग हैं उन्होंने ना इंडिया का ये जो है ना ही इजराइल का साथ दिया और ना ही जो है जो यूएनजीए का जो रेजोल्यूशन है उसमें उन्होंने वोट किया। और ये बोला जा रहा है फिर भी ये जो इजराइल ने फिर भी ये जो इंडिया का थैंक किया है कि थैंकिंग इंडिया, क्योंकि इन्होंने पैलेस्टीनियन जो एम्बेसडर है टू इंडिया और सेड दैट ऑल कंट्रीज मस्ट से, और उन्होंने ये बोला है कि इनाफ इज इनाफ, अब बहुत हुआ
कि ये जो 153 countries have voted for ceasefire, but the US has opposed it. By doing so, US has once again proved that they are partner of Israel in this continuing massacre of Palestinian people. तो यूएस ने ये साबित कर दिया है कि चाहे जो भी हो, ये जो यूएस है हमेशा इजराइल का साथ देगा ही, क्योंकि वो उसका पक्का दोस्त है। और ये सब बोला गया है एम्बेसडर जो है पैलेस्टीन के, जिनका नाम ये अदनान अबू अल हैजा, उन्होंने बोला ये। तो इसी का देखते हैं कंटिन्यूएशन आर्टिकल। तो ये देखते हैं उसी का कंटिन्यूएशन, इंडिया वोट्स इन फेवर ऑफ इमीडिएट सीज फायर। तो इसमें ये आया, ये जो रेजोल्यूशन है डिड नॉट इंक्लूड एनी स्पेसिफिक रेफरेंस टू द अक्टूबर 7 टेरर अटैक। क्योंकि ये अक्टूबर 7 टेरर अटैक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि इसी दिन ये जो हमास ने अटैक किया था इजराइल पे, और वहां के जो इजराइल के सिविलियंस है, वहां के 500 जो सिविलियन है, जो नॉर्मल पीपल है, वहां को हॉस्टेज बना लिया गया था और इन इजराइल बाई हमास। और ये रीजन दिया है, इंडिया ने हैड रिफ्यूज टू वोट इन फेवर ऑफ सिमिलर यूएनजीए रेजोल्यूशन ऑन अक्टूबर 27। तो जब ये जो यूएनजीए का जो रेजोल्यूशन हुआ था 27 अक्टूबर को, तब तो इंडिया ने किसी के भी सपोर्ट में या किसी के अगेंस्ट कोई वोट नहीं दिया था। लेकिन और उसके एक्सप्लेनेशन में ये बोला था कि ये जो वेंसडे को हुआ है, जो इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन, और जो वहां की जो परमानेंट, जो इंडिया से बिलोंग करती है, यूएन की जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है रुचिरा कंबोज ने, उन्होंने डिड नॉट क्लैरिफाई द रीजन फॉर इंडिया शिफ्ट, बट दैट इंडिया वेलकम द fact that international community had been able to find a common ground to address the situation in West Asia। पर ये जो पहले इन्होंने वोट नहीं दिया था, तो उसके रिगार्डिंग जब इनसे पूछा गया, तो क्योंकि इस बार इन्होंने वोट दिया है, तो उसका क्लैरिफिकेशन इन्होंने नहीं किया कि पहले वोट नहीं दिया था, अब ये वोट क्यों दे रही हैं और उसका रीजन क्या है। तो ये तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन हाँ उन्होंने ये बोला कि इंडिया को ये खुशी मिल रही है और वेलकम कर रहा है कि ये जो वेस्ट एशिया में का ये जो सिचुएशन है, उसमें सारे लोग मिलके पार्टिसिपेट कर रहे हैं और एक कॉमन ग्राउंड बनाया है, ताकि सारे लोग वहां पे अपना जो एकजुट होकर के कोई भी जो निष्कर्ष निकाला जाए या रेजोल्यूशन है ना, फाइंड आउट किया जाए कि क्या होना चाहिए। और उसी के एवज में ये जो मोर देन 18,000 जो पीपल है हैड बीन किल्ड बाय इजरायली ऑपरेशन in the past 2 months in retaliation of the Hamas attack in which 1,200 were killed। और ये जो हमास का जब अटैक हुआ था इजराइल पे, तो उससे 1200 लोगों की डेथ हो गई थी। लेकिन उसके जो अगेंस्ट में जब इजराइल ने रिएक्ट किया, तो हमास के 18,000 पीपल वो डेथ हो चुके हैं, और जो इजराइल की वजह से। और ये जब पूछा गया कि इंडियाज का वोट मतलब मिलना चाहिए, और जो है इजरायली जो एम्बेसी है जो दिल्ली में, और इट अप्रिशिएटेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टैंड विथ इजराइल अगेंस्ट टेररिज्म। और ये जो अभी जो इंडिया का वोट मिला है, तो उससे जो इजराइल के एम्बेसी है, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी का थैंकफुल है वो लोग, और ये बोला है कि अभी इस सिचुएशन में जो इंडिया है इजराइल के साथ खड़ा है और वो टेररिज्म के अगेंस्ट है। और ये भी बोला है कि ये जो यूएन जो जीए है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएन, और ये भी बोला जा रहा है ये जो यूएनजीए है डज नॉट हैव द पावर टू एनफोर्स इट रेजोल्यूशन एट द यूएनएससी। और जबकि एज द यूएनएससी डज, जैसे कि ये जो यूएनजीए है इसके पास कोई एनफोर्सिंग पावर नहीं है कि ये जो भी पावर इसको है, तो ये दूसरे बाकी कंट्रीज पे एनफोर्स नहीं कर सकता है। सारी कंट्री अपने मन से या तो वोट देंगी या फिर नहीं वोट देंगी। तो यूएनजीए का जो है वो किसी पे बाइंडिंग नहीं है, लेकिन यूएनएससी का बाइंडिंग है। तो यूएनएससी का इसके रिगार्डिंग ज्यादा पावरफुल है यूएनजीए से। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो इट कैरीज सेम सेंटिमेंट ऑफ द ग्लोबल कम्युनिटी अगेंस्ट द इजरायली बम्बार्डमेंट ऑफ गाजा दैट हैज रेंडर्ड मोर देन ए मिलियन पीपल होमलेस। लेकिन अभी बहुत सारे लोग इजरायली के सपोर्ट में तो है, लेकिन ये भी बोल रहा है कि उसने जो बम्बार्डमेंट की थी गाजा पे, तो बहुत सारे मिलियन पीपल्स है, क्योंकि जो हमास के कुछ ही लोग जो हैं, जो टेरर ग्रुप से बिलोंग करते हैं, वही लोग ये सारा कुछ कर रहे हैं। लेकिन जो वहां पे आम जनता है, जो नॉर्मल सिविलाइजेशन
है वो लोग का उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन वो लोग फिर भी सफर कर रहे हैं। तो जब इसराइल ने जब अटैक किया, और ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट था कि जब वहां पे हमास के और हमास के जब वो हॉस्पिटल पे अटैक हुआ, और वहां पे जो हॉस्पिटल में जितने लोग थे, बूढ़े बच्चे, जो नॉर्मल पीपल, उन सब की डेथ हो गई। तो अभी तक ये है ना ओपन नहीं हुआ है कि ये वो गाजा वाले लोगों ने अटैक किया था या फिर इसराइल ने अटैक किया था, क्योंकि वहां जो नॉर्मल सिविलियंस है जिसका कोई मतलब नहीं है इसके वॉर से, तो वो लोग भी बहुत हैम्पर्ड हो रहे हैं। और इसके लिए इसराइल को क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि जो वहां पे नॉर्मल पीपल है वो बहुत मारे गए हैं, और मोर देन अ मिलियन, मतलब 10 लाख से ज्यादा, और वहां पे 10 लाख से ज्यादा जो है वो होमलेस हो गए हैं। और at the UN GA, US also proposed an amendment that would insert a specific mention of heinous terrorist attack by Hamas that took place in Israel starting 7 October 2023। और अमेरिका ने ये बोला है कि ये जो हीनस टेररिस्ट अटैक माना जाएगा, क्योंकि हमास ने अटैक किया था 7 अक्टूबर 2023 को। और उन्होंने क्या किया था, हमास ने जो हॉस्टेज कर लिया है वहां के लोगों को, और जबकि ऑस्ट्रिया जो कंट्री है उसने प्रपोज किया क्या कि ये जो अमेंडमेंट है टू नेम हमास एंड अदर ग्रुप दैट आर होल्डिंग इजरायली हॉस्टेजेस। और उन्होंने जो है जो ऑस्ट्रिया है वो चाहते हैं कि ये अमेंडमेंट हो, और जो वहां पे जो है इसराइल के जो वहां पे पीपल है जो हॉस्टेज किए गए हैं हमास के द्वारा, वो छूटने चाहिए। और इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ देम बट बोथ अमेंडमेंट वेयर ड्रॉप्ड एज दे डिड नॉट रिसीव द वोट रिक्वायर्ड। और ये जो है इंडिया ने भी वोट किया, लेकिन ये जो हॉस्टेज के रिगार्डिंग जितनी वोट मिलनी चाहिए थी उतनी मिली नहीं है। और ये जो फाइनल रेजोल्यूशन पास्ड सेड दैट यूएनजीए जो एक्सप्रेस्ड और ग्रेव कंसर्न ओवर द कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन इन द गाजा स्ट्रिप व्हाइल डिमांडिंग एन इमीडिएट सीज फायर। और ये बोला जा रहा है कि ये बहुत ज्यादा ही ग्रेव सिचुएशन है, और ये जो कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन है और गाजा स्ट्रिप के लिए, क्योंकि वहां पे जो सबसे ज्यादा सफर कर रहे हैं जो नॉर्मल पीपल, जो नॉर्मल ह्यूमन है, वो ज्यादा सफर कर रहे हैं। और ये डिमांड किया जा रहा है कि ये सब जल्द से जल्द अब बंद होना चाहिए। तो यही है इस आर्टिकल में। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल में और डिस्कस करते हैं ये एक आर्टिकल, जो हाउस पासेस बिल टू सेटअप सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तो हाउस ने ये बिल पास कर दिया है कि ये जो सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनने वाली थी तेलंगाना में, उसके लिए। तो देखते हैं कि इसके रिगार्डिंग क्या है न्यूज। ये राज्यसभा ऑन वेडनेसडे पास द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट बिल एंड रिपीलिंग एंड अमेंडिंग बिल। और इसको जो जो पहले रिपील हो गया था, खत्म हो गया था, और जो अमेंड करना था उसको है ना ये पास कर दिया गया है। जबकि फर्स्ट बिल इज टू एस्टैब्लिश ए ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। और फर्स्ट स्टार्ट किया गया है कि ये जो फर्स्ट बिल है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा ट्राइबल यूनिवर्सिटी, जितने भी ट्राइबल पीपल्स है, क्योंकि तेलंगाना हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, तो ये सारी जगह पे ना ट्राइबल पीपल बहुत हैं। तो इसीलिए ये जो फर्स्ट जो है ट्राइबल यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई थी तेलंगाना में। तो और ये जो आंध्र प्रदेश का भी जो एक्ट था, आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जो बाद में ये रिपील हो गया था, और उसके बाद 76 रिडंडेंट एंड ऑब्सोलेट लॉज था जो वो खत्म हो गया। और फिर उसके बाद जब ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बिल वाज डिस्कस्ड amid the opposition walk out over the security bridge in the लोक सभा। लेकिन जब ये डिस्कस हो रहा था बिल, तो ये कब हुआ, जब ये सिक्योरिटी ब्रिज हुआ है उसी के बाद ये बिल डिस्कस हुआ है। तब तक जो इसके जो अपोजिशन जो पार्टी हैं वो तब तक वहां से निकल गए थे। और ये जो बिल का जो इंट्रोड्यूस्ड किया गया है लोकसभा में ऑन December 4 एंड पास्ड ऑन December 7। ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया था 4 दिसंबर को और 7 दिसंबर को पास भी कर दिया गया। और ये एस्टैब्लिश्ड ये किया गया एस्टैब्लिशिंग, और ये सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी इन तेलंगाना। तो ये जो है ना, ये जो सरक्का सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी वो तेलंगाना में खोला जाएगा, क्योंकि ये जो 7 दिसंबर को तो लोकसभा से पास हो ही गया था, और अभी जो है राज्यसभा से भी पास हो गया है।
और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो रिपीलिंग और अमेंडिंग बिल था, जो क्लियर कर दिया गया है लोकसभा से जुलाई 27 को ही, और जो प्रपोज किया गया था रिपील आउटडेटेड लॉ लाइक द लैंड एक्विजिशन माइंस एक्ट 1885, और ये जो टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल ये जो पोजेशन एक्ट था 1950, तो ये सारा भी क्लियर हो गया है। तो इसमें यही है। अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। अब चलिए डिस्कस करते हैं ये आर्टिकल, क्योंकि ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है ऑल बिकॉज आईएमएफ के वजह से, क्योंकि आईएमएफ जो है वो हर साल जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ ही दिया जाता है इन सारे, जैसे आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, और आईएमएफ के जितने ब्रांचेस है या वर्ल्ड बैंक के जितने ब्रांचेस है उन सबसे क्वेश्चन पूछ ही देता है। और ये भी मैं बताऊंगी कि कहाँ से ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है, इसे जो प्रीलिम्स के 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि ये जो है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी ये किसका मेंबर है और ये इसको कौन ये इसको रिलीज करता है, तो आईएमएफ था इसका आंसर। तो देखते हैं कि क्यों है ये न्यूज में, क्योंकि ये पहले भी ये जो श्रीलंका जो बैंकक्रप्ट हो गया था, तो इसने क्या किया था, अपना जो ये जब ये डेब्ट ट्रैप में चाइना से फंस गया था, क्योंकि चाइना से इसने बहुत सारा लोन लिया था और ये जब उसको चुका नहीं पाया था तो चाइना ने इस पे वो ये जो क्राइसिस आ गया था श्रीलंका में, और इसीलिए उसकी भरपाई करने के लिए और चाइना का लोन चुकाने के लिए इसने आईएमएफ से मांग की थी कि उनको फंड चाहिए। तो फिर पहले तो आईएमएफ ने मना कर दिया था, बाद में आईएमएफ ने जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है उसने अलाउ कर दिया और ये बोला कि वो फंड देंगे, लेकिन दो ट्रांचे में देंगे। तो उन्होंने पहला तो दे दिया था और अभी जो है $337, वो अभी जो $337 मिलियन वो अभी दे रहे हैं, तो इसीलिए ये न्यूज में है। तो चलिए इसको देखते हैं और वो भी देख लेंगे कि पहले जब मिला था फर्स्ट ट्रांचे में तो कितना मिला था। तो ये सारा कुछ था इस आर्टिकल से रिलेटेड, ये बैकग्राउंड। और अभी हम लोग देखेंगे कि अभी इसमें क्या कुछ नया आया है, वो देख लेते हैं। तो ये जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है वो क्लियर कर दिया है सेकंड ट्रांचा, जो $337 मिलियन है ऑफ एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत जो श्रीलंका को दिया जाएगा। और ये जो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी है वो इंपॉर्टेंट है, और इसके 6 जो हैंड है जिसके तहत जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो फंड देता है और वो सबका एक कैटेगरी बना हुआ है। तो श्रीलंका को ये फंड दे रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी के तहत। और ये जो बेस है डेप्ट जो ट्रीटमेंट प्लान बना था, जो ड्रॉन अप किया गया था, जो क्राइसिस हुआ था बैटर्ड आइलैंड नेशन एंड इट्स बायलैटरल क्रेडिटर्स, उनके बीच में जब ये क्राइसिस हुआ था, ये जो आइलैंड नेशन है श्रीलंका और जिससे भी ये बायलैटरल ट्रेड कर रहा है, बायलैटरल ट्रेड किसको बोलते हैं, जो दो कंट्रीज के बीच में होती है, और एक ट्राइलैटरल भी होता है जिसमें 3 कंट्री इन्वॉल्व होती है, और एक मल्टीलैटरल भी होता है जिसमें बहुत सारी कंट्री मिलकर ट्रेड करती हैं, जैसे आसियान हो गया, और भी बहुत सारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। तो उसके तहत ये जो ट्रेड किया जाता है उसको बोलते हैं। तो अब देखते हैं ये जो श्रीलंका है वो एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल के तहत ये जो ऑफिशियल क्रेडिटर्स है जो कमिटी बैठाई गई थी, और जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो बैंक ऑफ चाइना था ऑन डेप्ट ट्रीटमेंट आर कंसिस्टेंट विद ईएफएफ टारगेट, और दे आर एन इम्पोर्टेंट माइलस्टोन पुटिंग श्रीलंका डेप्ट ऑन द पाथ टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। और चाइना क्या करता है, पहले किसी कंट्री से ये ट्रेड बढ़ाता है और फिर उसको जितना जरूरत है किसी कंट्री को फंड का, उसे बहुत ज्यादा देने लगता है और वहां पे इन्वेस्टमेंट बहुत कर देता है। तो उससे क्या होता है कि ये जो बाकी जो अदर कंट्रीज है वो उतनी सक्षम नहीं होती है, तो जब वो फंड ले तो लेती है लेकिन जब चुका नहीं पाती है तो फिर चाइना क्या उस पर क्राइसिस कर देता है और पूरे जो उसकी जो कंट्री को अपने एवज में ले लेता है। और उसी को एक टर्म है जो बहुत फेमस है और ये चाइना से रिलेटेड है, वो डेब्ट ट्रैप। तो वो किसी को भी जो है वो कर्ज में फंसा के उस कंट्री को अपना टारगेट और मोहरा बनाता है। और चाइना मोस्टली ये छोटे छोटे कंट्री से ज्यादा ट्रेड करता है जो उसके अपोजिट स्टैंड नहीं करती है, ताकि वो उसको मन चाहा जितना अगर उनको कंट्री को फंड का रिक्वायरमेंट है तो ये उससे ज्यादा देता है, ताकि बाद में ये उसको डेप्ट ट्रैप में फंसा सके और उस कंट्री पे वो रूल कर सके।
और ये चाइना कैसे करता है, कैसे फंसाता है डेब्ट ट्रैप में? तो ये जो बीआरआई है, जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उसके तहत ये सबसे ट्रेड करता है और ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी पास करता है बायलैटरल ट्रेड में। और जितने भी कंट्रीज है, तो जब उनको फंड मिलता है, जो वीकर कंट्रीज हैं, तो उन्हें बहुत बढ़िया लगता है। और जब इन्वेस्टमेंट होता है तो उनको ऐसा लगता है कि अब हमारी कंट्री जो ग्रो करेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। वहां पे वो इन्वेस्टमेंट करते हैं और इतना फंड दे देते हैं कि वो जो अपोजिट कंट्री होती है वो लाइबल हो जाती है चाइना के टुवर्ड्स, और फिर उसके बाद चाइना क्या करता है, उस कंट्री का यूज करता है। और अभी ये जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो अभी जो इंडिया को टारगेट करके इंडिया की जितनी नेबरिंग कंट्रीज है उनसे ही ज्यादा ट्रेड कर रहा है, और उनको अपने जो है वो अपने तरफ टुवर्ड्स वो इंक्लाइन कर रहा है ताकि वो इंडिया को टारगेट कर सके। तो अभी देखते हैं आगे आर्टिकल में क्या है। और ये जो सेकंड ट्रांचा पास किया गया है, श्रीलंका हैज रिसीव्ड अबाउट 670 मिलियन ऑफ द टोटल 3 बिलियन होप्स टू रिसीव फ्रॉम द फंड। अभी जो है पहले बात हुई थी कि $3 बिलियन देने की बात हुई थी, लेकिन उसमें जो है 670 मिलियन जो है ना वो पहले ही दे चुका है, और अभी जो दे रहा है $337 मिलियन to recover the last year's historic financial crash that put citizens through acute shortages and long power cuts while pushing the country into bankruptcy। और ये जो पहले भी दे चुका है, क्योंकि पहले जो ये था 1-2 साल पहले, क्योंकि वहां पे जो वहां की मिलिट्री थी और जो नॉर्मल पीपल थे उन्होंने कूप कर दिया था वहां के जो पार्लियामेंट में श्रीलंका में घुस के, उन्होंने बहुत तोड़फोड़ किया था। और फिर उसके बाद वहां पे इतनी ज्यादा महंगाई हो गई थी, और ना ही वो लोग ऑयल इंपोर्ट कर पा रहे थे, ना ही फूड और ना ही कुछ। तो वहां उस कंट्री पूरी की पूरी जो कंट्री है वो बैंकक्रप्ट हो गई थी। तभी उसने आईएमएफ से मांग किया था फंड के लिए। और फिर ये जो इन नवंबर श्रीलंका जो है रिस्ट एन एग्रीमेंट इन प्रिंसिपल विद इंडिया एंड द पेरिस क्लब ग्रुप ऑफ क्रेडिटर्स। और उसने जो है इंडिया से तो मांगा ही, लेकिन उसमें जो है, और ये जो पेरिस ग्रुप जो ये जो पेरिस क्लब ग्रुप है उसमें कौन कौन आते हैं, जो जापान in recast its debt, or ये जो on to them, China too is said to have agreed to treat Sri Lanka loans on comparable terms। और ये जो है अब जब ये आईएमएफ से फंड ले करके चाइना को दे रहा है, तो चाइना ने ये बोला है कि अब वो जो है, पहले तो इन्होंने चाइना ने बहुत सख्ती बरती थी श्रीलंका के खिलाफ, लेकिन अभी जो है ना चाइना कह रहा है कि ठीक है, आप मुझे फंड है ना आप देते जाइए, और आपके इस टर्म में है ना हम लोग कुछ थोड़ा सा अमेंडमेंट करेंगे, और और ये जो कंपेरेबल टर्म्स बनाएंगे जिससे चाइना आसानी से जो वो श्रीलंका आसानी से फंड है ना वो वापस कर सके। तो उसी तरह से हम लोग ये टर्म बैठाएंगे कि पैसा वो जो है आप दे पाए अपने हिसाब से। और उसके बाद ये जो स्विफ्ट कंप्लीशन है एंड सिग्नेचर ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद ऑफिशियल क्रेडिटर्स इज इम्पोर्टेंट। और इसने क्या किया, सारे लोगों से एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनाया है। और ये जो जैसे कि चाइना हो गया, इंडिया, जापान और श्रीलंका टॉप 3 बायलेटरल क्रेडिटर्स। और उसके बाद लार्ज चंक ऑफ आइलैंड डेप्ट एक्यूमुलेटेड थ्रू इंटरनेशनल सोवरीन बॉन्ड्स। और ये जो श्रीलंका जो है ना सबसे ज्यादा ट्रेड किनसे करता है, जापान, इंडिया एंड चाइना के साथ। और ये देखते हैं क्या, ये जो कमेंडेबल प्रोग्रेस जो हुआ है, मीनवाइल द फंड नॉट नोटेड दैट श्रीलंका हैज मेड कमेंडेबल प्रोग्रेस। और पहले तो ये बैंकक्रप्ट हो गया था, लेकिन जैसे जैसे इसको फंड मिला तो इसने सही तरीके से यूज किया और अब ये प्रोग्रेस भी कर रहा है। और टुवर्ड्स रीस्टोरिंग डेप्ट सस्टेनेबिलिटी और रेजिंग रेवेन्यू, rebuilding reserves buffers, reducing inflation and safeguarding financial stability। और ये जो strong commitment किया है, जो improving governance and protecting the poor and vulnerable remains critical। तो इसने ये भी बोला है कि अब ऐसी कोई हालत आने नहीं देंगे और हम लोग जो है अच्छा गवर्नेंस बनाएंगे, ताकि जो वनरेबल ये जो पहले जो आ गई थी सिचुएशन वो अब नहीं आएगी। और ये भी बोला है कि ये जो हायर जो मोस्टली क्रॉस बॉर्डर और इनडायरेक्ट टैक्सेस है, और citizens are struggling to keep up with और spiraling utility bills, especially electricity, जो following threefold increase रेट्स। तो ये बोला है कि जब ये इन्फ्लेशन घटाएंगे और जो आम जनता है, जो जो खाने पीने की चीजें हैं और जो यूटिलिटी के जो बिल हैं, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी जो इतना महंगा हो गया है, उसको भी ये लोग कम करेंगे।
और ये भी बोला गया कि वहाँ का जो सिलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो रिसेंटली उन्होंने ये बोला है कि वो डिसकनेक्टेड सम 5 लाख पावर कनेक्शन ओइंग टू नॉन पेमेंट ऑफ बिल्स बाय कंज्यूमर। तो उन्होंने अभी जो जितने भी जो 5 लाख जो कंज्यूमर हैं जिन्होंने बिल पास नहीं किया था तो उनको डिसकनेक्ट कर दिया है। तो इसमें यही है, हमने इसको डिटेल से पूरा समझ लिया, इसका बैकग्राउंड जो था वो भी हमने देख लिया और अभी जो चल रहा है वो भी देख लिया हमने। तो अब चलते हैं दूसरे आर्टिकल पे। तो अब चलिए ये आर्टिकल देखते हैं, सेंटर रिव्यूज प्लान टू सिंप्लीफाई जीएसटी रेट्स। और इसमें क्या है, गवर्नर जो रिजिक्स ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन रेट्स सिंप्लीफिकेशन आफ्टर लॉन्ग पॉज व्हाइल देयर आर 4 मेन जीएसटी रेट स्लेब है। और ये जो 4 जीएसटी रेट स्लेब है वो हम लोग देखेंगे, जो 5% है, 12% है, 28% है, ये सारा कुछ। और देयर आर डोजन इन प्रैक्टिस। और ये बोला जा रहा है कि ये जो क्लियर सिग्नल है कि ये जो जीएसटी रेट है वो रैशनलाइजेशन एक्सरसाइज कर रहा है, और ये जो सेंटर्स का एजेंडा है वो आफ्टर बीइंग ए डीप फ्रीज। लेकिन जो जीएसटी लाने का जो मकसद था और जो सेंटर का जो मकसद था वो थोड़ा सा अभी फ्रीज कर रहा है, तो वो जम गया है, उसमें कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है। और ये बोला गया है कि ये जो मिनिस्टीरियल ग्रुप है जीएसटी काउंसिल का, वो वाज टास्क्ड विथ रिकमेंडिंग द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर एंड ए रिजिक ऑफ इट्स मल्टीपल रेट्स। तो ये बोला जा रहा है क्योंकि ये जो जीएसटी का है कि किसी पे तो 5% लग रहा है, किसी पे 0% लग रहा है, और किसी पे 12% लग रहा है, किसी पे 28% लग रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स फेनोमेना हो गया है, इसमें ना लोग आम पीपल को समझने में दिक्कत आती है। और ये भी बोला जा रहा है ये जो जीओएम है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ऑन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन विच आर हेडेड बाय फॉर्मर कर्नाटका सीएम, ये जो बसवराज बोमई है, और उनका ये जो है वो फॉर्मेशन हुआ था 2021 में। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टेरियल है उसका, तो उसको हेड कर रहे हैं फॉर्मर जो कर्नाटका के सीएम है वो। और ये जो बीजेपी जो लॉस इन द स्टेट असेंबली और इलेक्शन दिस में, और इसमें जब है कि दिस में यहाँ पे जो बीजेपी की जो गवर्नमेंट थी वो लूज कर गई, तो उसकी वजह से ये जो टॉप रेवेन्यू ऑफिशियल थे इंडिकेटेड अर्ली 2023 दैट जीएसटी रेट जो है वो उसकी मांग है कि सिंप्लीफिकेशन लाना चाहिए, क्योंकि कर्नाटका का जो रेवेन्यू है और वहां पे जो मिनिस्टर है कृष्ण बाइरे गौड़ा, उन्होंने ये बोला कि रिकॉन्स्टिट्यूटेड मिनिस्टेरियल ग्रुप और फिर से इसको बनाना चाहिए। ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है या फिर ये जो मिनिस्टेरियल ग्रुप है उसको फिर से जो पहले बना हुआ था तो अब है ना फिर से बनाना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट चेंज हो गई है। और ये बोला गया है कि ये जो मेंबर है जीओएम के हैज नाउ बीन असाइन टू उत्तर प्रदेश फाइनेंस मिनिस्टर और सुरेश शर्मा खन्ना। और ये बोला जा रहा है कि अब ये है ना जो वहां के फाइनेंस मिनिस्टर है उत्तर प्रदेश के, तो वो अब है ना असाइन करे इसको। और जैसे कि 4 जो मेन जीएसटी रेट स्लैब है जो मैंने ऊपर बताया, जैसे कि 5%, 12%, 18%, 28%, और ये जो डोजन और डिफरेंट ऐसे भी हैं जिसमें परसेंटेज ही नहीं है लेकिन फिर भी लग रहा है, जैसे 0% हो गया, तो वो भी है। वाइल सम गुड्स अट्रैक्ट जीरो रेट, जैसे कि और बहुत सारे जो लूज है, ये भी बोला जाता है कि ये जो 0% किस पे लग रहा है और ये जो 5% किस पे लग रहा है। जैसे कि बहुत सारे जो ये जो हम लोग लूज प्रोडक्ट लेते हैं, लूज मतलब जो खुला, जो चना हो गया, शुगर हो गया, जो ऐसे ही आपको पॉलिथीन में जो किलोग्राम पे, हाफ किलोग्राम या ऐसे लेते हैं, तो उस पे आपको कोई जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर वही पैकेज में आ जाए कि अगर पैकेज में आपको मिलता है और उस पे लेबलिंग हो, चाहे वो किसी का नाम हो, टैग हो, या फिर लोगो हो, या फिर वो किसी का जो प्राइवेट कंपनी से बिलोंग करता हो, तो फिर उस पे आपको जीएसटी लगेगा। तो ये सारी चीजें भी दिक्कत है जो कॉम्प्लेक्स है। और ये भी बोला जा रहा है कि ये जो और बहुत सारे पैकेजिंग है लाइक स्पेसिफाइड जो है फूड प्रोडक्ट हो गए जो सेलिंग प्राइसेस है, फॉर इंस्टांस इन द केस ऑफ फुटवियर एंड होटल रूम, और बहुत सारी जो है और होटल रूम और ये सारी चीजों पे जो पहले कम टैक्स लगता था अब है ना वो ज्यादा लगने लगा है। और ये जो फुटवियर है ये सारी चीजों पे भी बढ़ा दिया गया है, और बहुत सारे जो फूड प्रोडक्ट है उस पे भी ना जीएसटी बढ़ा दी गई है। और ये जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है जो बहुत पहले से चला आ रहा है कि टैक्स एक्सपर्ट हो गए, इंडस्ट्री कैप्टन हो गए, हैव बीन अर्जिंग द गवर्नमेंट टू रीस्टार्ट और स्टॉल जो रेट रैशनलाइजेशन प्लान स्पेशली एज जीएसटी रेवेन्यूज है। और ये बोल रहे हैं कि अभी जो हेल्दी चल रहा है क्योंकि जीएसटी का कलेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है, 1.6 लाख करोड़
प्लस में है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि अभी जो है, अभी इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ, तो इसके रेट में ना थोड़ा चेंजेस लाने में कोई दिक्कत नहीं है, और तो इसीलिए इसमें चेंजेस लाया जा सकता है। अब ये बोल रहे हैं जो जीएसटी का रेट है वो रीस्ट्रक्चर्ड करना चाहिए और सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए। जो एजेंडा है इनका कि बैक ऑन पॉलिसी मेकर्स रडार, ताकि जितने जो पॉलिसी मेकर्स हैं ये उनके रडार में आ जाए। और ये कौन कह रहा है? जो सचिदानंद मुखर्जी हैं, वो जो प्रोफेसर है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी के। और टू मेनी टैक्स रेट लीड टू ट्रिमेंडस कॉम्प्लायंस और रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ही फर्दर सेड। और ये भी बोल रहे हैं कि जैसे कि बहुत सारे जो टैक्स रेट स्लैब है, तो उसकी वजह से कॉम्प्लेक्सिटी भी आ जाती है और ये समझने में भी दिक्कत होता है, तो इसको भी सिंप्लीफाई करना चाहिए। और ये जो प्राइस बेस्ड टैक्स रेटिंग है वो गोज अवे एंड द मल्टीपल रेट्स आर ये रिड्यूस्ड। और ये जो पहले जो था कि जितना प्राइस है उसी पे टैक्स लगता था, अभी है कि जो रेट है उस रेट पे लग रहा है, तो उसके वजह से जो है प्राइसेस में भी वेरिएशन आता है कि किसी पे प्रोडक्ट पे तो 12% लग रहा है तो उसका प्राइस अलग है, और किसी पे 28% लग रहा है तो उसका प्राइस अलग है। तो इसीलिए जो मोर सर्टेनिटी लाने की बात की जा रही है। और ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर है, तो उनका जो रेफरेंस है रिमेन अनचेंज, तो उस पे भी चेंजेस लाने की बात की जा रही है, ताकि ये जो फ्यूचर ऑफ जीएसटी कंपनसेशन है, जो सेस है, वो भी उसका भी रिकमेंडेशन हो सके। और ये बोला जा रहा है कि एट दिस लास्ट मीटिंग इन अक्टूबर, जब ये लास्ट मीटिंग हुआ था तो जीएसटी काउंसिल का, तो उन्होंने बोला कि ये जो पार्ले है और पर्सपेक्टिव प्लान है, जो वो इम्पोज करना चाहिए सेस और सरचार्ज पे ऑन टॉप ऑफ जीएसटी लेवीज आफ्टर मार्च 2026। तो ये जो सेस और सरचार्ज कब लगता है? एक तो आपको जीएसटी लग रहा है टैक्स के रूप में, फिर क्योंकि जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, ये जो इनडायरेक्ट टैक्स लगता है, लेकिन ये जो डायरेक्ट टैक्स है, जो इनकम टैक्स हो गया, वो डायरेक्ट टेस्ट है, डायरेक्ट टैक्स है। तो इस पे जो है एक तो 30% और बहुत सारा जो है जिस उस पे भी है, जैसे 5% हो गया, फिर उसके बाद किसी पे 15% है, किसी पे 20%, और जब हाईएस्ट है तो 30% है। तो 30% जो है उसके ऊपर जो है ना सेस और सरचार्ज लगता है। और सेस जो है बहुत उसमें भी क्राइटेरिया बांटा हुआ है। और ये जो सरचार्ज है, तो ये जो सरचार्ज है ये जो है वो सेस के ऊपर लगता है। तो ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड है कि ये टैक्स है ना आखिर लिया कैसे जा रहा है। एक तो हम 30% दे रहे हैं, ऊपर से सेस भी दे रहे हैं, फिर सेस का सरचार्ज भी दे रहे हैं। और ये जो सेस और सरचार्ज है ये दोनों, ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको जाता है। और ये जो सेस और सरचार्ज का इन्होंने फंड भी अलॉट किया हुआ है कि कुछ है ना एजुकेशन पे जाएगा, कुछ हेल्थ के लिए जाएगा, कुछ सेंटर वो खुद जो उनको ये मैपलैंड होता है एमपी और एलएडी, उसमें जाएगा कुछ। तो ये जो है ना उन सारे फंड में का ये जो एक थोड़ा ट्रिकी बन गया है, तो उसको भी सिंप्लीफाई करने की बात की जा रही है। तो इसमें जितना भी था हमने इम्पोर्टेंट वो सब डिस्कस कर लिया। और अभी देखते हैं एक ये छोटा आर्टिकल है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। जो अभी जो है ये RODTEP जो यूएस और ईयू ने स्लैब किया है काउंटर वेलिंग ड्यूटीज ऑन 4 इंडियन गुड्स। तो यूएस और ईयू ने जो इंडियन के 4 गुड्स है उसमें अभी वो बैन लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये जो यूएस है एंड यूरोपियन यूनियन है हैव नाउ इम्पोज्ड काउंटर वेलिंग ड्यूटीज। और ये जो सीवीटी है फॉर इंडियन प्रोडक्ट, और उन्होंने ये बोला है कि ये जो रिटेलिएशन है अगेंस्ट द रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्स ऑन रिपोर्ट प्रोडक्ट, ये जो RODTEP है। अब देखते हैं ये जो स्कीम इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ था, ये जो आउटबाउंड शिपमेंट इन जनवरी 2021। और ये जो RODTEP है वो ये 2021 में इसका ये इनिशिएट हुआ था। और फिर इसमें देखते हैं कि ये जो कौन से 4 प्रोडक्ट है जिसपे ये RODTEP लग गया है। तो वो है पेपर फाइल फोल्डर, जिसको कॉमनली बोला जाता है ये अलॉय एल्यूमिनियम शीट, और एंड फोर्स्ड शीट फ्लूइड जो एंड ब्लॉक बाय द यूएस। और ये जो है ये दोनों जो है यूएस ने ब्लॉक कर दिया है। और ये जो सर्टेन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड है जो सिस्टम वो ब्लॉक किया गया है यूरोपियन यूनियन कमीशन के द्वारा। और वहां की जो
और ये बोला गया है, ये जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनुप्रिया पटेल, उन्होंने ये बताया है। और ये जो इंडियन गवर्नमेंट है, अफेक्टेड एक्सपोर्टर हैव स्ट्रांगली डिफेंडेड द सब्सिडी एलिगेशन अगेंस्ट वेरियस प्रोग्राम एंड स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट। तो इन्होंने इसका अपोज किया है, और both at central and state level in their written and oral responses during the conduct of the investigation। और ये जैसे ही पता लगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट और ये जो स्टेट जो है, स्टेट लेवल पे भी इसका अपोज हुआ है रिटन एंड ओरल रिस्पॉन्सेज में। रिटन मतलब कि इन्होंने लिख करके, और ओरल मतलब वर्बली इन्होंने अपोज किया है। और ये हो गया। तो अभी देखते हैं एक और आर्टिकल है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनेंस मिनिस्टर प्रोपोजेस लॉ टू कर्ब स्पेकुलेशन ऑन टैक्स प्रपोजल। और ये जो इतने सारे बिल आ रही है, इतना सारा जो लॉ में चेंजेस हो रहा है, तो फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने भी बोला कि जो फाइनेंस से रिलेटेड जो बिल है और जो पुराने समय से जो चला आ रहा है, उसमें भी चेंजेस लाने चाहिए, क्योंकि अभी का जो टाइम है वो अलग है और जो ब्रिटिश ईरा का जो टाइम था वो अलग था। और इसीलिए जो फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी बिल है, उसमें चेंजेस लाना या फिर उसको अमेंड करना बहुत जरूरी है। तो अभी देखते हैं कि और क्या उन्होंने बोला है। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी इंट्रोड्यूस्ड ए बिल इन पार्लियामेंट ऑन वेडनेसडे टू रिपील द प्रोविजनल कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एक्ट 1931, जो ब्रिटिश के टाइम पे था वो, and replace it with a new law to enable the government to give immediate effect to hike in custom and excise duties on goods without changing their tariff classification। और ये कह रही है क्या कि ये जो पुराना वाला जो बिल था, जो ब्रिटिश के टाइम का था, और उसमें क्या है ना कि चेंजेस लाना चाहिए, और किसमें जो हाइक हो रहा है कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटीज में, तो उसमें जो चेंजेस लाना चाहिए, और उसके जो टैरिफ का जो क्लासिफिकेशन है उसमें चेंज नहीं लाया जाएगा, सिर्फ इस बिल में चेंज लाना है। और उन्होंने ये भी एज्यूम किया क्या कि इफ इन द फाइनेंस बिल वी ब्रिंग इन सम काइंड ऑफ टैक्स प्रपोजल इट गेट अनाउंस्ड इन द बजट। और ये जो भी बिल में चेंजेस लाई जाएंगी, वो ये जो बजट आने वाला है उसमें अनाउंस किया जाएगा। 1 फरवरी हमेशा जो बजट आता है, तो देखते हैं, बट द फाइनेंशियल ईयर बाय विच इट गेट पास्ड। और ये जब फाइनेंशियल ईयर रहेगा तो उसमें ये जो बिल है वो पास कर दिया जाएगा। और इफ देयर आर क्रिटिकल अनाउंसमेंट मेड ऑन कस्टम और एनी अदर टैक्स इट कैन लीड टू अ लॉट ऑफ स्पेकुलेशन। और ये बोला जा रहा है कि कस्टम से रिलेटेड और अदर टैक्स से रिलेटेड अगर कोई स्पेकुलेशन रेज होता है, तो उसको ना अच्छे से डिटेल में ये डिस्कस किया जाएगा। और ये बोलना है, और उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो प्रोविजनल जो कलेक्शन है ऑफ टैक्सेस बिल 2023 में, उसको भी एक्सप्लेन किया। और by invoking this act we are able to temporarily ensure till the time finance bill is passed और no speculative activities take place, she added। और ये बोला गया जब तक ये बिल पास नहीं हो जाता तब तक हम इस बिल से रिलेटेड कोई भी चीज वो डिस्कस नहीं करेंगे, और जब एक बार ये पास हो जाएगा तो तभी उसमें जो भी छेड़छाड़ करना होगा वो तभी किया जाएगा। तब तक ये जो है कोई भी ये जो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज है वो नहीं किया जाएगा। तो यही है, हमने जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे वो सब डिस्कस कर लिया है। तो आप लोग ये पढ़िए और इसको फिर से सुनिए। और थैंक यू वेरी मच। और अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो आप लोग प्लीज कमेंट में लिख दीजिएगा। और एक टेलीग्राम चैनल भी है इंडीड आईएएस के नाम से, जो लोगो है, जो चैनल का लोगो है वैसा ही सेम लोगो टेलीग्राम चैनल पे भी लगा हुआ है। तो आप वहां पे जाके और वहां से ले सकते हैं, मैं वहां पे डाल दूंगी, क्योंकि वहां का जो टेलीग्राम का चैनल है उसका लिंक कैसे इस पे डालते हैं वो मुझे अभी नहीं पता चल पा रहा है। और जैसे ही मुझे पता लगेगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगी और आप वहां से ले सकते हैं। और जिन लोगों को भी इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगी, तो आप वहां से ले सकते हैं। और मैं ये पीएसआईआर का क्लास स्टार्ट कर रही हूँ और एथिक्स का क्लास स्टार्ट कर चुकी हूँ, तो आप वहां पे देखिए और ज्वाइन कीजिए। और जिन लोगों को पीएसआईआर लेना है, जो सोच रहे हैं या पढ़ रहे हैं, तो वो भी वहां पे जाके पढ़ सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं। तो आप वो भी अटेंड कीजिए। और एथिक्स का क्लास मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है, मैंने सिलेबस भी अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया है, और ये फर्स्ट लेक्चर में ले चुकी हूँ, आज उसका सेकंड लेक्चर आएगा, तो आप लोग वो भी देखिए। और वो जो भी आपको चेंजेस चाहिए हो
या कुछ भी फीडबैक बताना हो या फिर कोई रिकमेंडेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।